इस वीडियो में हम वांडाविजन एपिसोड 7 से रिलेटेड मेरे फेवरेट फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 7 के क्रोनोलॉजिकल रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। अगर आपने इस चैनल पर पिछले कुछ फैन थ्योरीज वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैं वांडाविजन शो के कलर स्कीम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। रेड एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन और अब रेड एंड पर्पल। पिछले कुछ एपिसोड्स में रेड एंड ब्लू कॉस्ट्यूम्स पहनने के बाद फाइनली टॉमी और बिली ने भी अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कलर्स पहन ही लिए। रेड एंड ग्रीन, विकान एंड स्पीड। पहले मुझे लग रहा था कि शो में दिखाए गए ये कलर स्कीम्स वांडा, पिएट्रो या विकान एंड स्पीड के कॉस्ट्यूम से इंस्पायर थे, बट हाल ही में हुए बिग रिवील के बाद मेरा ध्यान गया कि वेट, रेड एंड ब्लू के बाद शो का अगला आइकॉनिक कलर था पर्पल। पर्पल जैसा कि हम जानते हैं एगाथा हार्कनेस के विच कॉस्ट्यूम का कलर था। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच सीक्रेटली एगाथा का हाथ था, क्योंकि पर्पल एक ऐसा कलर है जो कलर व्हील में रेड और ब्लू के बीच में आता है। हर एपिसोड की तरह ही इस वाले एपिसोड में भी भर भर के हेक्सागोनल शेप्स के रेफरेंस मिले। विजन का पिलो, वांडा का ब्लैंकेट, एग्नेस के घर और सीक्रेट डंजन का डेकोरेशन। इवन वांडा के हेक्स ने भी एक्सपांड होने के बाद 3D हेक्स बबल का शेप ले लिया। थ्योरीज के अलावा इस एपिसोड में मेरा फेवरेट पार्ट था विजन और डार्सी के बीच की केमिस्ट्री, एकदम नेचुरल। डार्सी को शॉर्ट सर्किट से भगाने के बाद मानो विजन उसका इंस्टेंट बेस्ट फ्रेंड बन गया। फिर डार्सी ने विजन को उसकी बैक स्टोरी बताई कि उसका जन्म कैसे हुआ और कैसे वो ऑलरेडी 2 बार मर चुका है, एक बार वांडा के हाथ और दूसरी बार थैनोस के हाथ। बट ऑब्वियसली विजन 2.0 को अपनी ओरिजिन स्टोरी के बारे में कुछ भी याद नहीं। पिछले फैन थ्योरीज वाली वीडियो में हमने विजन 2.0 की आंखों के बारे में बात की थी कि इस विजन की आंखें एवेंजर्स और विजन से काफी अलग हैं। ये दिखने में ज्यादा नेचुरल लगती है। पाउल बेटनी के रीसेंट इंटरव्यू ने ये कंफर्म कर दिया कि ये कोई वीएफएक्स मिस्टेक नहीं है। But also at that point I'm a robot, so they rebuilt my eyes, so maybe the CG made it look like I was looking down the lens. वीएफएक्स डिपार्टमेंट ने आके रिप्लेस तो की थी, बट जानबूझकर उन्हें थोड़ा अलग बनाया। तो क्या इस सब का कनेक्शन हेवॉर्ड के प्रोजेक्ट कैटरैक्ट या आईज ओनली मिशन के साथ है? इंटरेस्टिंग। कुछ व्यूअर्स ने मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में बताया कि शायद मोनिका की तरह ही डार्सी को भी हेक्स क्रॉस करने के बाद पावर्स मिल गया। उसने इस मेटल चेन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और इस हट्टे कट्टे सॉर्ड एजेंट को भी एक पंच में गिरा दिया। हो सकता है, बट चांसेस थोड़े कम है। ये पंच वाला सीन कॉमेडी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ प्ले किया गया था। और रही बात उन चेन्स की, इधर डार्सी सर्कस की एस्केप आर्टिस्ट थी। एस्केप आर्टिस्ट मसल पावर से चेन नहीं तोड़ते, वो उन्हें ट्रिक से खोलते हैं। ये भी एक ट्रिक ही होगी। वेस्टव्यू वापस जाते वक्त विजन को पक्का यकीन हो गया कि कोई इन्हें जानबूझकर टाउन के बाहर रखना चाहता है। विजन को लगा कि शायद ये काम वांडा का होगा, बट नहीं, इसके पीछे एग्नेस थी। एग्नेस ने जानबूझकर विजन को हेक्स के बाहर भेजा और अब टाउन में घुसने नहीं दे रही, ताकि वो समय रहते टॉमी और बिली को अपने कब्जे में ले सके। इस एपिसोड के एंड तक ना ही पिएट्रो का कोई अता पता था और ना ही टॉमी के पावर्स का। पिएट्रो तो मिड क्रेडिट सीन में दिख गया, बट लगता है टॉमी को शो ऑफ पसंद नहीं। बिली चाहते हुए भी अपने टेलीपैथिक पावर्स कंट्रोल नहीं कर सकता। बिना कुछ किए भी लगातार उसे दिमाग में आवाजें सुनाई दे रही थी, शायद यहाँ कैद लोगों की या फिर वांडा के केओस मैजिक की। वांडा का मैजिक भी अब इसके कंट्रोल से बाहर होने लग गया। हेक्स एक्सपांशन के बाद से शायद ओवरलोड के कारण आसपास की चीजें अलग अलग डिकेड में ग्लिच करने लग गई। इधर वो स्टबर्न सारस भी कुछ समय के लिए वापस आ गया था। अब तो वांडा को भी कोई आइडिया नहीं कि अचानक उसका अपनी रियलिटी से कंट्रोल कैसे छूट गया। पर तभी कैमरा के पीछे बैठा इंटरव्यूअर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये डिप्रेस जिंदगी डिजर्व करती हो? जैसे कि मैंने मेरी रिकैप वाली वीडियो में कहा था कि सुनने में इंटरव्यूअर की आवाज मेल जैसी लगी, बट एंड में रिवील हुआ कि कैमरा के पीछे तो एग्नेस थी। फैंस का मानना है कि शायद एग्नेस ने ही यहाँ पर अपनी आवाज चेंज करके वांडा से बात की हो। देखते हैं, क्योंकि इससे बात करते वक्त वांडा ने कहा था कि ये रियलिटी हमने बनाई थी, मैंने नहीं, हमने। Intentionally expanding the borders of the false world we created. इधर रियलिटी ब्रेक होते ही वांडा का ध्यान भटकाने नई ऐड आ गई। डिप्रेशन दूर करने वाली नेक्सस कैप्सूल्स। नेक्सस डिप्रेशन को दूर करके आपको नई रियलिटी दिखाएगा, बट इसे ज्यादा लेने के साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। Side effects include feeling your feelings, confronting your truth, seizing your destiny, and possibly more depression. You should not take Nexus unless your doctor has cleared you to move on with your life. शायद एगाथा हार्कनेस वांडा को नेक्सस जैसी कोई गोची खिला रही है, ताकि वो इसका काम होने तक इस फेक रियलिटी में अटकी रहे। कॉमिक्स में नेक्सस क्रॉस डायमेंशनल दरवाजे को भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल रियलिटीज में ट्रैवल कर सकते हो। नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज मतलब सारी पॉसिबल रियलिटीज को कनेक्ट करने वाला पॉइंट। तो क्या वांडा का बनाया यह हेक्स नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज है? और इसी की मदद से एवन पीटर्स एमसीयू में आया। वांडा खुद एक नेक्सस बीइंग है, मतलब सारे पैरेलल रियलिटीज में वांडा का बस एक ही वर्जन होगा। अब क्योंकि इस तरह की रियलिटी चेंज करने वाले नेक्सस बीइंग सारी रियलिटीज की बैंड बजा सकते हैं,
इसीलिए इन पर टाइम वेरियंस अथॉरिटी और टाइम कीपर्स कॉन्स्टेंटली नजर रखे होते हैं। इनके बारे में लोग की सीरीज में अच्छे से जानेंगे। सो नेक्सस बिग नेम ड्रॉप। अगर ये नेक्सस बीइंग वाला लॉजिक एमसीयू में ऐड हो गया और आगे चल के सोनी का स्पाइडर वर्स भी ऑफिशियली मल्टीवर्स का हिस्सा बना, तो इसका मतलब होगा कि जे जोना जेमसन भी एक नेक्सस बीइंग है। जस्ट किडिंग। ओके, मोनिका का ट्रांसफॉर्मेशन। हेक्स बैरियर को तीसरी बार क्रॉस करने के बाद लग रहा है इसे फोटोन के पावर्स मिल गए। कॉमिक्स में फोटोन के पास एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइट स्पीड और शेप शिफ्टिंग जैसे पावर्स थे। देखते हैं एमसीयू इस पावरफुल कैरेक्टर को कैसे हैंडल करेगा। हेक्स के अंदर आता ही मोनिका अपनी आंखों से हेक्स बैरियर के एनर्जी वेव्स को देखती है। मिड क्रेडिट सीन में यह भी कंफर्म हो गया कि मोनिका की आंखों का कलर उस स्पेसिफिक एनर्जी के हिसाब से चेंज होता है। हेक्स को देखते वक्त ब्लू और एगाथा की एनर्जी को देखते वक्त पर्पल। ये छोटा सा वांडा वर्सेस मोनिका वाला सीन भी इस बात का हिंट हो सकता है कि ये शो कैसे एंड होगा। शायद मोनिका लाइट स्पीड और एनर्जी मैनिपुलेशन पावर की मदद से एक एक करके वेस्टव्यू के सारे मेंबर्स को हेक्स के बाहर निकालेगी और बाद में वांडा या एगाथा के साथ फाइनल फाइट करेगी। यहाँ तो फाइट के पहले ही एग्नेस वांडा को लेकर अपने घर चली गई। एग्नेस के घर में घुसते ही वांडा समझ जाती है कि इधर कुछ ठीक नहीं। शायद इसने बिली की तरह ही भांप लिया हो कि बाहर के मुकाबले यहाँ बड़ी शांति है। ऊपर से इसके दोनों बच्चों का भी कोई आता पता नहीं कि तभी एक इंटेंशनल सीन में वांडा इस कीड़े को देखती है। कॉमिक्स में मेफिस्टो पहले एक मक्खी ही बनकर आया था, बट ऑब्वियसली कीड़ा मक्खी से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा है। और एग्नेस के बेसमेंट में भी ऐसे कीड़े थे। शायद फैंस को बहकाने शो क्रिएटर्स ने मक्खी को बड़े सकेटा से बदल दिया। कुछ फैंस का मानना है कि शायद ये सकेटा वाला सीन कल्ट क्लासिक फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स का रेफरेंस हो। उस मूवी में स्टारलिंग सकेटा को देखकर ही पहचानती है कि वो विलन के घर में आई है। ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, अगर अभी तक किसी वजह से वो मूवी नहीं देखी है तो पहले जाकर देख डालो। ओके, एग्नेस के कहने पर वांडा अपने बच्चों को ढूंढते हुए बेसमेंट में चली गई। देखने में तो ये बेसमेंट किसी एंशिएंट डिमोनिक टेंपल की तरह लगता है, शैतान की पूजा, काला जादू, वो सब। अंदर आते ही शो का एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज हो गया। मतलब ये वांडा के हेक्स डायमेंशन का हिस्सा नहीं हो सकता कि ये टेंपल हेल डायमेंशन का पार्ट हो। और यहाँ लगे डेमोनिक डेकोरेशन चिल्ला चिल्ला के मेफिस्टो के हिंट्स दे रहे हैं। इस टेंपल में वांडा को एक मैजिकल बुक भी दिखी। बुक को देखते ही 99% फैंस का शक सीधा द डार्क होल पर गया। हेल डायमेंशन से आई जादुई मंत्रों की किताब। बट हम ऑलरेडी इसे एजेंट्स ऑफ शील्ड में देख चुके थे, तो क्या हमारे वाले एजेंट्स ऑफ शील्ड पर द क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल लगाकर डार्क होल को एमसीयू में फिर से लॉन्च करेगा? मे बी, बट जरूरी नहीं कि ये बुक द डार्क होल ही हो। डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने देखा कि एमसीयू में ऐसे बहुत सारी मैजिकल बुक्स हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। वांडा विजन कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका ने एक ऐसी ही बुक वांडा को दी थी। जो भी है, देख के एक बात क्लियर हो गई कि ये बुक फिलहाल एक्टिव है। आसपास की एनर्जी देख रहे हो, कोई तो मंत्र इन प्रोग्रेस चला है। और फिर आ गए शो का बिग रिवील। एगाथा हार्कनेस ही शुरुआत से वांडा को मैनिपुलेट कर रही थी और इसी ने विजन को भी फंसाकर हेक्स के बाहर भेजा था। बट क्यों? For the children. For the children. यस, फॉर द चिल्ड्रन। सबसे ऑब्वियस प्रिडिक्शन ये होगा कि एगाथा टॉमी और बिली को मेफिस्टो के हवाले करना चाहती है ताकि वो उन्हें अपने आत्मा में अब्सॉर्ब करके और पावरफुल बन जाए। एपिसोड 7 में तो ऐसा ही लग रहा था कि शो की बिग बैड विलन एगाथा ही है। बट क्या हम इसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? हो सकता है कि एमसीयू आयरन मैन 3 स्टाइल में फुल 180 डिग्री टर्न लेकर किसी और बंदे को शो का मेन विलन बनाए। एक ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक शो में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। पॉल बेटनी ने उसी इंटरव्यू में कुछ और बातों का हिंट दिया। पहला कि वो स्पेशल कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। दूसरा कि अगर इसने मेफिस्टो के बारे में कुछ और बोला तो मार्वल उसे सीधा फायर कर देंगे। और तीसरा कि पॉल बेटनी ने अभी तक उस कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट काम नहीं किया है। ओके, मान लो अभी तक मेफिस्टो का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और एवन पीटर्स भी एक्समैन वाला क्विक सिल्वर नहीं है, तो ये कौन हो सकता है? या तो एगाथा का हस्बैंड राल्फ, या तो उसका बेटा निकोलस स्क्रैच। डॉटी और पोस्टमैन भी पक्का शो के हिडन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकलेंगे। डॉटी अगर लीडी मेफिस्टो नहीं तो एगाथा के साथ काम करने वाली कोई फेलो विच या स्क्वाड्रन सुप्रीम की मेंबर होगी। इस पोस्टमैन के राल्फ होने के चांसेस नहीं है क्योंकि शो में इसका अल्टर नेम डेनिस है। या तो एगाथा के साथ काम करने वाला कोई डीमन या FBI का मिसिंग इन्फॉर्मेंट होगा। हाँ, बस 2 ही एपिसोड बचे हैं और सवाल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फिनाले तक पता नहीं क्या सही निकलेगा और क्या गलत। तब तक तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि Trust in Marvel. Sit back, buckle in, enjoy the ride. Stop asking so many questions. Alright, that's it for now. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।